जंगल जाना होता है शिकार करने के लिए, अपने कुछ 2 4 5 साथियों के साथ में, सैनिकों के साथ में वो जंगल जाते हैं शिकार करने के लिए। जंगल में इतने अंदर चले जाते हैं कि वापस आने का जब रास्ता भटक गए हैं राजा दुष्यंत, तो अपने साथियों को कहते हैं कि जाओ रास्ता ढूंढो, हमको कि जंगल से निकलना है बाहर, अपने राज्य में जाना है। साथ ही सब रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। इतने में जो आपके राजा साहब हैं उनको लगती है प्यास, और वो आस-पास देखते हैं तो एक झोपड़ी नजर आती है उनको। उस साधु के झोपड़ी में या आश्रम में वो पानी पीने के लिए जाते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत ही स्वागत है कुमार स्टूडियो के वीडियोस में। साथियों, आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और आज हमारी चर्चा होने वाली है मध्य प्रदेश के साहित्यकार। साहित्यकार पढ़ने से पहले हम मध्य प्रदेश के 3 हिस्सों में बांट लेंगे साहित्यकारों को, या 3 खंडों में बांट लेंगे। पहला हमारा हो जाएगा प्राचीन साहित्यकार, दूसरा हमारे हो जाएंगे मध्यकालीन साहित्यकार और तीसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे आधुनिक साहित्यकार। तो आज प्राचीन साहित्यकारों पर चर्चा होगी। वो कौन साहित्यकार है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं। पहला है साहब बाणभट्ट। आप सभी ने तो नाम सुना ही होगा, कविताएं भी इनकी पढ़ी होंगी, बाणभट्ट साहब की। इनके जन्म जो है वो अज्ञात है, यानी किसी को नहीं पता कि जन्म कहाँ हुआ था। अब जन्म नहीं पता था, लेकिन इतना पता है कि राजा हर्षवर्धन थे। राजा हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि थे। और इन्होंने इनकी राजा हर्षवर्धन ने इन्हें उपाधि दी थी वंशवाणी कवि। वंशवाणी कवि की इन्होंने क्या दी थी उपाधि? तो आपको पूछ सकता है कि बाणभट्ट को कौन ने अपनी वंशवाणी कवि की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, तो आपको बताना है हर्षवर्धन ने दी थी। साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कि इनके जन्म के समय की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक प्रेमी होने के कारण ये इनको साहित्य का वन अंचल भी कहा जाता है। साहित्य का वनांचल कवि। वनांचल कवि पूछेगा तो आपको बताना है कौन? तो बाणभट्ट जो थे वो साहित्य के वनांचल कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इनकी रचनाएं आ जाएंगी। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, तो आपको याद रखना है कि एक है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। जो राजा हर्षवर्धन थे उनके चरित्र के बारे में ही बताया गया है हर्ष चरित्र में। अब दरबारी कवि का क्या काम होता है कि जो राजा है जिसके दरबार में वो काम कर रहे हैं उसके चरित्र को अच्छे तरीके से बखान करना, यही काम होता है। तो राजा हर्षवर्धन के चरित्र का बखान इसमें किया है। दूसरा है वो है इनकी कादम्बरी। कादम्बरी इनकी रचना है और ऐसा माना जाता है कि जो कादम्बरी है वो दुनिया का पहला उपन्यास है। कौन सा? दुनिया का पहला उपन्यास भी माना जाता है कादम्बरी को। दुनिया का पहला उपन्यास। दुनिया का पहला उपन्यास किसे कहा जाता है? कादम्बरी को कहा जाता है। और किसके द्वारा लिखित है ये? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तीसरी इनकी रचना है वो है चंडी शतक। चंडी शतक इनकी तीसरी रचना है। और चौथी रचना है पार्वती परिणय। पार्वती परिणय। पार्वती परिणय इनकी चौथी रचना है। तो रचनाओं का ही क्वेश्चन आता है। आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वंशवाणी कवि की इनको चक्रवर्ती कवि की उपाधि किसने दिया था? तो हर्षवर्धन ने दिया था। साहित्य का वनांचल इन्हें कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक प्रेमी थे, इसलिए भी कहा जाता है। हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक और पार्वती परिणय इनकी प्रमुख रचनाओं में सम्मिलित है। दुनिया का पहला उपन्यास कादम्बरी को कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बाणभट्ट से लगभग इतने ही क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी या दूसरे एग्जाम में देखने को अभी तक नहीं मिले। दूसरे कवि की हम चर्चा करेंगे और वो है हमारे भवभूति। भवभूति साहब जो हैं या जो कवि महोदय हैं, इनकी आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र के विदर्भ में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र के विदर्भ में। अब विदर्भ नाम का कोई जिला नहीं है, या विदर्भ नाम का एक क्षेत्र है जो नागपुर के आसपास फैला हुआ क्षेत्र है। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, इससे पहले मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले विदर्भ के क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे। आज भी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो अमरावती है या नागपुर के पड़ोस का क्षेत्र है, उसे विदर्भ कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि भवभूति जो है महाराष्ट्र के विदर्भ में इनका जन्म माना जाता है। कौन से गांव में हुआ था इतना नहीं पता है, लेकिन आपको सिर्फ महाराष्ट्र ही बताना है। ये राजा आपको ध्यान रखना है कि कन्नौज के राजा हुए। राजा कहाँ के? कन्नौज के। कन्नौज के राजा यशोवर्मन। क्या नाम था? यशोवर्मन। यशोवर्मन के दरबारी कवि थे।
इन्हें भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। भारत का मिल्टन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है भवभूति को कहा जाता है। रचनाओं की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कि मालती माधव जो थी इनकी प्रमुख रचना थी। दूसरी रचना है महावीर चरित्र। महावीर चरित्र इनकी दूसरी रचना है। तीसरी रचना की बाद में बात होगी तो वो है संस्कृत का पहला संस्कृत का एक नाटक था। संस्कृत का नाटक, और वो कैसा था, दुखांत था। यानी दुखांत नाटक, दुनिया का पहला संस्कृत का दुखांत नाटक भी किसने लिखा, भवभूति में। उसका नाम है उत्तर रामचरित्र। उत्तर रामचरित्र जो है दुनिया का पहला दुखांत नाटक है संस्कृत का, और किसने लिखा, भवभूति ने लिखा। तो भवभूति से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। पहला इनका जन्म विदर्भ में हुआ था। राजा जो कन्नौज के थे यशोवर्मन, वो उनके दरबारी कवि के रूप में सम्मिलित हुए थे भवभूति। भारत का मिल्टन भी कहा जाता है भवभूति को। प्रमुख रचनाओं में मालती माधव पूछता है, महावीर चरित्र पूछता है, और संस्कृत का पहला दुखांत नाटक उत्तर रामचरित्र को इन्होंने लिखने का काम किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। याद तो करना पड़ेगा भाई, अगर याद नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर समस्याएं बड़ी घनी हो जाएगी आपके सामने, और समस्याओं से निजात पाना शायद मुश्किल है। बहुत सारे लोग याद ना करने के चक्कर में पास नहीं हो पाते, फिर बड़े हुए सपने टूट जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे वो है कालिदास। कालिदास जो है, उनके जन्म के बारे में कोई पता नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये नहीं पता। लेकिन ये इनका क्षेत्र आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि उज्जैन जो था कार्य क्षेत्र था इनका। बहुत सारा समय कालिदास का उज्जैन में ही व्यतीत हुआ। उज्जैन के जो शासक थे उनके ये दरबारी कवि थे। तो उज्जैन के शासक के दरबारी कवि आपको पूछ सकता है, शासक का नाम पूछेगा तो आपको बताना है राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि या 9 रत्नों में शामिल किए गए थे। साथ ही साथ इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे पश्चिम के देशों में शेक्सपियर एक बहुत बड़ी शख्सियत है राइटिंग की दुनिया में, लेखन की दुनिया में, उसी तरह जो कालिदास है भारत में इनकी एक अपूर्व कहना चाहिए रचनाएं हैं, जिनको अभी तक लोगों ने समझ नहीं पाया ठीक से। ऐसी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो कालिदास के बारे में इतना ही आपको जानना है कि ये जो क्या थे, ध्यान रखेंगे कि दरबारी कवि थे। किसके, राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि के रूप में सम्मिलित थे। 9 रत्नों में शामिल किया गया है, भारत का शेक्सपियर कहा गया है। रचनाएं के बारे में बात होगी तो इन्हें रचनाएं महाकाव्य के रूप में लिखा है। महाकाव्य 2 लिखे इन्होंने, उन दोनों महाकाव्य को जानेंगे। पहला है रघुवंशम। रघुवंशम इनका पहला महाकाव्य है। रघुवंशम इनका पहला महाकाव्य है। दूसरा आपसे पूछेगा कुमार संभवम। कुमार संभवम इनका दूसरा महाकाव्य है। अब खंड काव्य भी लिखा है साहब। खंड काव्य का क्वेश्चन पूछेगा तो खंड काव्य में ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 ही है। वो है मेघदूत पहला है, और दूसरा है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार इनका दूसरा खंड काव्य है। तो देखिए, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया महाकाव्य, और खंड काव्य में मेघदूत है, और ऋतुसंहार इनका क्या है, खंड काव्य है। कुछ नाटक भी लिखने का काम किया गया है इनके द्वारा, और इनके प्रमुख नाटक में सम्मिलित है मल्लिका अग्निमित्रम, सॉरी मालविका, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। संस्कृत में लिखे गए हैं सब। तो पहला इनका है मालविका अग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमो वंशम, विक्रमो वंश्यम, विक्रमो वंश्यम इनका दूसरा है। और तीसरा जो बहुत ही फेमस हुआ इनका, वो तीसरा नाम है इनका, बहुत ज्यादा फेमस था, क्या नाम है उसका, एक सेकेंड देख लूं। तो तीसरा इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, भूल जाता हूं, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये सबसे ज्यादा प्रचलित नाटकों में से एक था अभिज्ञान शाकुंतलम। आप सबने तो कहानी सुनी होगी राजा दुष्यंत की, वो इसी में आती है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने सरगुजा पर्वत पर बैठकर एक नाटक लिखा जिसे कहा गया अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसमें उन्होंने भारत नाम की उत्पत्ति के बारे में बताया। महाभारत से भी इसकी कुछ कहानियां मिलती जुलती हैं। अगर कहानी सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो कहानी स्टार्ट होती है राजा दुष्यंत से।
तो राजा दुष्यंत एक प्रतापी राजा थे और वो जो ऐसा शासन करते थे कि जितनी भी प्रजा थी सब लोग बड़ी खुश होती थी राजा दुष्यंत से। और ऐसा माना जाता है कि आज पश्चिम के देश हमें बताते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है वो उन्होंने दिए, या प्रजातंत्र बनाने का पहले काम उन्होंने किए, संविधान बनाने का काम किए। लेकिन ये कहानी सुनकर आप थोड़ा सोचेंगे कि प्रजातंत्र शायद भारत से ही स्टार्ट हुआ था। कहानी राजा दुष्यंत से स्टार्ट होती है। राजा दुष्यंत बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत शानदार राजा थे, बहुत अच्छा शासन चल रहा था। एक दिन उनको जंगल जाना होता है शिकार करने के लिए, अपने कुछ 2, 4, 5 साथियों के साथ में, सैनिकों के साथ में वो जंगल जाते हैं शिकार करने के लिए। जंगल में इतने अंदर चले जाते हैं कि वापस आने का रास्ता भटक जाते हैं। जब रास्ता भटक गए हैं राजा दुष्यंत, तो अपने साथियों को कहते हैं कि जाओ रास्ता ढूंढो, हमको क्योंकि जंगल से निकलना है बाहर, अपने राज्य में जाना है। साथ ही सब रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। इतने में जो आपके राजा साहब हैं उनको लगती है प्यास, और वो आस-पास देखते हैं तो एक साधु की झोपड़ी नज़र आती है उनको। उस साधु के झोपड़ी में या आश्रम में वो पानी पीने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक पानी लेकर आने वाली जो महिला है उसका नाम है शकुंतला। राजा को पानी पिलाती है और राजा को उस स्त्री से प्रेम हो जाता है। साथ ही साथ उस स्त्री को भी राजा से प्रेम हो जाता है। मतलब कि शकुंतला को दुष्यंत से प्रेम हो रहा है और दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो रहा है। राजा वहाँ रुकते हैं, एक रात रुकते हैं, गंधर्व विवाह करते हैं और फिर शकुंतला को ये कहकर के अपने राज्य वापस आ जाते हैं कि जब मैं राज्य चला जाऊंगा, मैं अपने महल में चला जाऊंगा तो वहां से बहुत सारी सेना को लेकर के, बहुत सारे लोगों के लिए करके आऊंगा और तुम्हें ससम्मान अपनी पत्नी के रूप में यहाँ से विदा करवा के ले जाऊंगा। अब जो शकुंतला है वो बड़ी डरी सी हो जाती है कि मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी। तो राजा अपनी अंगूठी निकाल कर उसे देते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए, ये अंगूठी को देख लेना, तुम्हारी जो याद है वो मिट जाएगी, परेशानी समस्या समाधान हो जाएगी। बहुत समय बीत जाता है और उस जो महर्षि थे, उस आश्रम के जो महर्षि थे दुर्वासा ऋषि, जब वो बाहर से कहीं से आते हैं उस आश्रम में, दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं तो शकुंतला से जो बैठी थी घर के आंगन में, बड़ी संकोच के साथ बैठी थी, बड़ी सोच के साथ बैठी थी। तो दुर्वासा ऋषि को वो देख के, उन्होंने देखा तो लेकिन उन्होंने उनकी बातों को सुना नहीं या उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इस बात का बुरा जो है ऋषि को लगा और ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जिसके बारे में सोच रही हो या जिस चीज के बारे में तुम इतनी डूबी हुई हो, वो चीज तुम वो तुम्हें अपने मस्तिष्क से भुला दे। अब बात बड़ी गंभीर हो जाती है कि वो तो राजा के बारे में सोच रही थी और राजा ही अगर मुझे भुला देगा तो मैं फिर कहाँ मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा जो विवाह है वो उनके साथ हुआ है और मैं जो हूँ वो गर्भवती भी हूँ। एक रात राजा मेरे साथ रुके भी हैं और उसका जन्म भी होने वाला बेटे का। अब जब सारी कहानी ऋषि को बताती है तो ऋषि कहते हैं कि मेरे मुख से जो शब्द बोले गए हैं वो ब्रह्मा भी उस लाइन को फैल नहीं कर सकते। अब तो वो होगा, लेकिन हाँ, मैंने जो श्राप दिया है तुम्हें उसको मैं ज़रूर कम कर सकता हूँ। और वो कम करते हैं और कम इतना करते हैं कि अगर राजा ने तुम्हें कोई ऐसी गिफ्ट के रूप में कोई चीज़ दी हो, जिसे तुम राजा को दिखाओगी तो राजा को सारी चीज़ें याद आ जाएगी। तो राजा ने क्या दिया था? अंगूठी दिया था। अंगूठी को वो जैसे ही राजा को दिखाती तो सब चीज़ राजा को याद आ जाती। अब जब बेटे का जन्म हो जाता है, बहुत समय बीत जाता है, राजा दुष्यंत का इंतजार करते-करते शकुंतला, लेकिन राजा तो भूल गए थे क्योंकि श्राप था। श्राप के कारण, ऋषि के श्राप के कारण। तो एक दिन ऋषि के साथ में उनका बेटा जिनका नाम भरत हुआ, भरत को लेकर के साथ में चली गई वो भरत कि मैं राजा दुष्यंत के यहाँ जाती हूँ और वहाँ पर मैं बोलूँगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, साथ ही साथ जो अंगूठी है उन्हें दिखाऊँगी तो हर चीज़ याद आ जाएगा। तो वो ये मनोमस्तिष्क में बिठा के वो जाती है नगरी में, लेकिन रास्ते में उसे भी प्यास लगती है शकुंतला को और वो समुद्र सॉरी एक नदी थी गंगा नदी में पानी पीने के लिए वो जैसे ही अपना हाथ डालती है, उसकी अंगूठी गिर के और वो मछली के पेट में चली जाती है। अब मछली के पेट में जो अंगूठी चली गई है वो एक मछुआरा पकड़ लेता है, उसको काट लेता है, अंगूठी अपने पास में रखता है। एक कहानी पार्ट ये चल रहा है, दूसरी कहानी पार्ट ये इधर चल रहा है कि उसे तो पता ही नहीं शकुंतला को कि उसकी अंगूठी गिर चुकी है। अब ये जो है वो राजा दुष्यंत के दरबार में जाती है और कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। राजा दुष्यंत तो हर चीज़ भूल गए थे कि कहा नहीं पागल जैसी बात मत करो, हमारी कोई पत्नी नहीं है, हमने तो शादी किया ही नहीं अभी तक। इतना अपमानित करते हैं उनको कि वो बाहर उनको निकाल देते हैं कि आप गलत बात कर रही हो, कोई साक्ष्य लेके आइए। अब साक्ष्य के रूप में जो अंगूठी दी थी वो तो गुम हो चुकी है। इधर दूसरा पक्ष जो जिससे मछली मिली थी मछुआरे को, वो बड़ा खुश होता है कि मुझे एक बहुत चमचमाती हुई सॉरी अंगूठी मिली है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इतना जो राज्य में सैनिक घूम रहे होते हैं वो सुनते हैं और उस मछुआरे को पकड़ के राजा के पास लाते हैं कि साहब इससे तो एक अंगूठी मिली है
और इतनी कीमती अंगूठी तो इसकी हो नहीं सकती, जरूर किसी अच्छे इंसान की होगी। राजा उस अंगूठी अंगूठी को जैसे ही देखते हैं उन्हें सब चीज याद आ जाती है, हर चीज याद आ जाती है। उनका विवाह कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हर चीज याद आ जाता है। वो वापस जंगल में जाते हैं और शकुंतला को फिर ससम्मान वापस लेके आते हैं। तो यहाँ से प्रजातंत्र या जनता की आपका जोड़ने का काम किया गया है कि कैसे एक नारी को सम्मान मिला। तो ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आती है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलेगा। किसका है ये? तो आपको याद रखना है, कालिदास जी ने लिखने का काम किया है। महाभारत की कुछ कहानियों के अंश इससे जुड़े हुए हैं। अंत में जो बेटा है राजा का, वो बेटे के नाम से ही इस देश का, भारत का नाम पड़ा है। तो ये क्वेश्चन है जो लगातार एमपीपीएससी से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ पाएगा। चलिए अगला हम पढ़ते हैं, वो लास्ट है हमारा प्राचीन मध्य प्रदेश के साहित्यकार पे, और जानेंगे कि वो कौन है। तो राजा भर्तृहरि के बारे में चर्चा होगी। चौथा नंबर का है भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है वो राजा है कहाँ के? उज्जैन के। उज्जैन के राजा थे भर्तृहरि। और ये राइटर भी हुए, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखने का काम किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भर्तृहरि कहाँ के राजा हुए? उज्जैन के राजा हुए। साथ ही साथ इनकी जो साधना स्थली है, साधना स्थली जो आपको मिलेगी वो चुनार में मिलेगी, चुनार में। और ये कहाँ आता है? तो ये यूपी का हिस्सा आता है, चुनार। साधना स्थली क्यों हुआ? ये मतलब इन्होंने साधना स्थली चुनार को क्यों स्वीकार किया? तो इनके पीछे भी एक कहानी आती है। आज कहानी ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं सुना देता हूँ। तो कहानी ये है, मैंने पहले भी सुनाया लेकिन शायद शॉर्ट में सुनाया है। तो भर्तृहरि की कहानी ये है कि भर्तृहरि बहुत ही ज्यादा विद्वान इंसान थे, अपने राज्य को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे थे। यहाँ पर एक समय जो गुरु आते हैं, गोरखनाथ गुरु, इनके राज्य में उनका आगमन होता है। भर्तृहरि राजा है, 18 वर्ष की आयु भर्तृहरि की है, और उनके राज्य में आगमन हो रहा है गुरु गोरखनाथ का। गोरखनाथ का जब देखते हैं कि हमारे राज्य में आए हैं, तो उन्हें ससम्मान राजमहल में लाया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, उनकी पूरी सेवा की जाती है। तो गोरखनाथ, भगवान गोरखनाथ गुरु बहुत खुश होते हैं राजा की सेवा से, और खुश होने के बाद उन्हें एक गिफ्ट देते हैं, एक फल देते हैं। और फल देते हुए राजा को कहते हैं कि राजा, ये फल तुम खा लो, तुम्हारा जो यौवन है हमेशा बरकरार रहेगा, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा टच भी नहीं करेगा। तो राजा वो फल बड़े सा सम्मान लेते हैं, अपने कक्ष में जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इस फल का क्या करूं, मैं तो राजा हूं, और मैं जो प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी से प्रेम करता हूं। उस समय राजा की तीसरी पत्नी थी, जिसका नाम था पिंगला। 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी, तीसरी शादी थी पिंगला के साथ हुई थी। और पिंगला इतनी खूबसूरत महिला थी कि आज के समय में कोई हीरोइन भी उसके सामने लाइन ना लगे, ऐसा बताते हैं। भरथरी गायन होता है मध्य प्रदेश के मालवा के उज्जैन क्षेत्रों में, तो आप उसे सुनेंगे, जो गीतकार हैं स्थानीय, तो वो यही गीत गाते हैं। तो उसमें ये बात आई है कि उसमें जो राजा हैं भरथरी, उन्होंने अपना जो फल उन्हें प्राप्त हुआ था गोरखनाथ भगवान से, गोरखनाथ गुरु से, वो फल पिंगला को दे दिया कि पिंगला खाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी, वो जवान रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगा। ये बात किसने कहा? भरथरी ने कहा। अब जो पिंगला है वो दगाबाज हो गई, आज जैसी लड़कियों की तरह। यानी वो डबल क्रॉस कर रही है, किसको? भरथरी को। डबल क्रॉस करके वो क्या करती है, एक सैनिक को वो फल दे देती है। सैनिक को इसलिए देती है, उस कोतवाल को इसलिए देती है क्योंकि वो उसका प्रेमी है। पिंगला का प्रेमी हो गया कोतवाल। अब कोतवाल ने वो फल लिया हाथ में, और कोतवाल बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मैं तो राजा के दरबार में हूँ, और मेरी जो मुझे जो चाह रही है वो राजा की स्वयं पत्नी चाह रही है, तो मुझे किस बात की कमी है, मैं तो हमेशा खुश रहूंगा। ये जो फल है क्यों ना मैं अपनी प्रेमिका को दे दूं। और जो सैनिक है, उसकी जो प्रेमिका है वो एक वैश्या है, उस क्षेत्र की वैश्या है। अब देखो कहानी कैसे लंबी घूम रही है। राजा ने फल दिया किसको? उसकी पत्नी पिंगला को। पिंगला ने अपने प्रेमी को दिया, सैनिक को, और सैनिक ने वो फल लेके दे दिया वैश्या को। अब वैश्या के पास जैसे ही फल पहुंचा, तो वैश्या सोचती है कि मैं क्या करूंगी, मेरा तो जीवन वैसे ही नरक के समान है, इससे तो अच्छा है कि ये फल मेरे राजा को दे दूं, राजा हमेशा जवान रहेगा, तो वो ज्यादा दिनों तक लोगों की सेवा कर पाएगा। ऐसा सोचकर जो वैश्या ने फल ले जाकर राजा को दे दिया। अब राजा बड़े असमंजस में आ गया। अब सबकी मीटिंग बुलाई कि हाँ बताओ किसने किसको दिया, क्या कारण से दिया। तो सारी पोल पट्टी सामने खुल के आ गई। राजा ये सब चीज देखकर बड़ा उदास हो गया, और वो गुरु गोरखनाथ महाराज के चरणों में जाके बैठ गया, और कहने लगा कि महाराज, आज से मैं वैरागी हो गया, मुझे संसार की मोह माया से दूर होना है। अब बताइए मैं क्या करूं, मुझे सन्यासी बनना है, मुझे वैराग्य धारण करना है। तो गोरखनाथ महाराज कहते हैं कि देखो, बहुत मुश्किल है काजल की कोठली से बाहर निकलना, बिना दाग के बाहर नहीं निकल सकते बेटा, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ग्रह त्याग करना पड़ेगा, राज्य त्याग करना पड़ेगा।
और राज त्याग करने की ये शर्त है कि तुम्हें उसी महल में वापस जाना है और भिक्षा मांग के लेके आना है। राजा वहां जाते हैं, पिंगला से भिक्षा लेकर के आते हैं। पिंगला भिक्षा रोते गाते जैसे भी उन्हें दे देती है, और राजा जो भृतहरि है ये उस समय से क्या बन जाते हैं, 18 वर्ष की आयु में, मात्र 18 वर्ष की आयु में वो साधना करने गुरु गोरखनाथ के साथ चल जाते हैं। भृतहरि की गुफाएं भी आपको उज्जैन में मिलेंगी, जहां पर 12 वर्ष तक भृतहरि ने निवास किया था उन्हीं गुफाओं में। तो ये सब कहानी भृतहरि की है, उज्जैन की है। जो छोटा भाई था भृतहरि का, मैंने बताया अभी, राजा जो थे विक्रमादित्य, वो इनके छोटे भाई थे, और इन्हीं को उनने राजपाट देकर के सौंप के चले गए थे। तो ये आपको पूछा सकता है। भृतहरि ने 3 रचनाएं प्रमुख लिखी हैं। जब वो राजा थे तो राजा बनते समय इन्होंने क्या लिखा, नीति शतक लिखा, यानी राज्य को कैसे चलाना है ये नीति शतक में बताया गया है। जब वो राजा थे तब ये लिखा इनने। दूसरा, जब वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम कर रहे थे तब उनने लिखा श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक की रचना की भाई साहब। और जब वो पत्नी से मिले हुए धोखे से बैरागी बन गए तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा है। कौन सा? वैराग्य शतक, वैराग्य शतक लिखा है इन्होंने। तो इनकी 3 ही रचनाएं बहुत फेमस है, 3 ही रचना लिखने का काम किया। भृतहरि उज्जैन के रहने वाले थे, अभी पूरी स्टोरी मैंने बताई। साधना स्थली चुनार यूपी, जब गुरु गोरखनाथ के साथ चले गए थे, 12 वर्ष यहाँ उज्जैन में भृतहरि की गुफाओं में रहने के बाद भी वो फिर चुनार के क्षेत्र में चले गए थे। तो ये आपको साधना स्थली मिलेगा। इसके बाद एक और जगह गए थे, वो है राजस्थान, यानी राजस्थान के क्षेत्रों में भी भृतहरि का अंतिम समय गुजरा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। साधना स्थली इनकी चुनार यूपी रही है, उज्जैन के शासक हुए। 3 रचनाएं लिखी है, नीति शतक, राज्य को कैसे चलाना है, नीतियां कैसे है, ये सब चीजें इसमें लिखने का प्रयास हुआ है। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है श्रृंगार शतक, जब वो पत्नी प्रेम में अत्यधिक मोहित हो गए थे पत्नी में, तब उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, श्रृंगार शतक। और वैराग्य शतक तब लिखा जब पत्नी से उन्हें वैराग्य मिला, धोखा मिला। धोखे मिलने के बाद उन्हें अकल आई, और मात्र 18 वर्ष की आयु में जो राजा भर्तहरि हैं वो वैराग्य धारण कर लिए, संसार की मोह माया से दूर हो गए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है और आपसे ये पूछा भी जा सकता है। तो आई थिंक इट्स नॉट फॉर टुडे। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए बोरिंग ही हुआ होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्टोरी आपकी सुनने की इच्छा होती नहीं है। अगर अच्छा लगा हो, शायद अच्छा लगा हो, तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।